दूसरा है टेम्परेचर। ठीक है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ये याद होगा, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। ठीक, तो जो कंडेंसेशन का रेट है, बेसिकली इसे इस तरीके से समझ लो, कल हमने इस तरीके से एक ग्राफ देखा था, ये रेट समझ लो, ये रेट का वो है, दिस इज आर ई एंड दिस इज आर सी। ठीक है, तो और ये क्या हो गया, टाइम। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, ये याद होगा। अगर मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ाया था तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया, तो अब क्या होगा, एक नया लेवल पे ये जाके अपना इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, या फिर तुम इस तरीके से कह सकते हो भाई दैट Vp इज इक्वल टू Kp, याद है ना, Kp, और Kp क्या होता है, Kp डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, देयरफॉर, है ना, Kp सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो Vp को हम कह सकते हैं Vp विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, हालांकि ये लिखना Vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर गलत होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है, मतलब मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि Vp इज इक्वल टू Kt, ऐसे नहीं लिख सकता मैं, K मतलब कोई कांस्टेंट हो गया, Vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो this will be incorrect to write, but we can definitely write this कि Vp will increase with increase in temperature। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। तो ये इनकरेक्ट है, ऐसे लिख के इसको काट देना और इनकरेक्ट लिख देना, इनफैक्ट मैं लिख देता हूं, ठीक है, ओके, बट ये सही है, ध्यान रखना, Vp will increase with increase in temperature। ठीक है, अब देखो इसका जो वेरिएशन होता है, तो वेरिएशन ऑफ Vp with टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमें दिया जाता है क्लॉजियस, हमें ये जो इंफॉर्मेशन मिलती है कहां से मिलती है, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन से। क्लॉजियस-क्लैपेरॉन शायद एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, हो सकता है मैं कुछ गलत लिख रहा हूं। क्लैपेरॉन इक्वेशन, नाम यही रहेगा, क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, दो अलग अलग है। अच्छा, ये जो इक्वेशन मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूं, अच्छा चलो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, डी एल एन Vp अपॉन dt इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन टी आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है। यही इक्वेशन तुमने इक्विलिब्रियम में भी देखी होगी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड थी। ठीक है, तो अभी मैं बोल देता हूँ, लास्ट में इसको लिखवा भी देंगे कि जो ये इक्वेशन है, दिस equation is applicable to all those quantities which are related to equilibrium constant or are some kind of equilibrium constants। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस किस के लिए एप्लीकेबल है, इनफैक्ट ये लिख ही देते हैं, ये इक्वेशन एप्लीकेबल है तुम्हारा Kc के लिए, Kp के लिए। अब अगर क्योंकि Kp के लिए एप्लीकेबल है तो हम देख ही चुके हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स थे ना Kc Kp लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम में, तो उन दोनों के लिए अगर एप्लीकेबल है और Kp इज इक्वल टू Vp, तो ये Vp के लिए भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। इसी तरीके से तुम्हारे जो Ka होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है, ये बेस हो गया, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, ये हाइड्रोलिसिस हो गया, और ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो गया। इन 8 क्वांटिटीज के लिए ये वाली इक्वेशन अवेलेबल एप्लीकेबल है, और इससे जो मैं डिराइव करूंगा वो भी एप्लीकेबल होगी। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन में, मैं Vp और T के बीच में अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करना, लेट्स से इफ आई से लेट्स से कि टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन होगी? नहीं, इट विल बी अ कर्वेचर। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या समझ में आई कि भाई क्योंकि टेम्परेचर के साथ में Vp इंक्रीज कर रहा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा Vp को इंक्रीज करना चाहिए, तो समवट इस तरीके का कोई ग्राफ होगा। हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट कैसा है, लेकिन समवट इस तरीके का कोई ग्राफ होगा। और ये चीज ध्यान रखनी है दैट केमिस्ट्री में
बहुत ज्यादा डिफरेंट ग्राफ्स नहीं होंगे, ठीक है। इसमें दो ही तरीके के ग्राफ्स होंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन वाला, तुम कहीं भी देखोगे, कोई से भी चैप्टर में देखोगे, किसी भी क्वांटिटी को जब कभी भी उन्होंने डिराइव करना होता तो वो इस तरीके से कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन में उसको ले आते हैं, चाहे लॉग की फॉर्म में हो चाहे किसी और की फॉर्म में, कि उस वैल्यू को वो अगर प्लॉट करें, मतलब दो वैल्यूज को एक दूसरे के अगेंस्ट प्लॉट करें, तो इट विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन और अ सिंपल कर्व, सिंपल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व, इतना ही होता है, ठीक है। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ कर्व्स इन केमिस्ट्री, स्ट्रेट लाइन और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर्व्स, ठीक। ये तुम्हारा ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं भाई। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो डी ln vp इक्वल्स टू डेल्टा h अपॉन r इंटू भाई dt अपॉन टी स्क्वायर, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब अगर क्योंकि मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और अभी मैं इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल ले रहा हूँ, डेफिनेट नहीं, तो मैं इसमें कोई लिमिट्स भी पुट नहीं कर रहा हूँ। शायद अभी तक तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा भी ना हो, लेकिन इंटीग्रेशन बेसिकली इज अ ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, इतना क्लियर रहना चाहिए। ओके, नाउ इसको यहाँ पे छोड़ो, इसकी बात करते हैं। देखो ये डिफरेंशिएशन हो रहा है इस चीज का, और ये इसका इंटीग्रेशन है, तो ये एक तरीके से कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा ln vp, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ln vp आ गया, ठीक है जी। ये तो कांस्टेंट है डेल्टा h अपॉन r। अच्छा, डेल्टा h कौन सा है, ये डेल्टा h वेपराइजेशन, ठीक है, वेपराइजेशन, डेल्टा h वेपराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जितनी एनर्जी एक मोल को ऑफ दैट सब्सटेंस को इवेपोरेट करने के लिए हमें देनी पड़ेगी, उसको हम कहते हैं डेल्टा एच वीपी, वेपराइजेशन। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसकी डेफिनेशन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता कि इसका क्या इंटीग्रेशन आएगा, तो मैं बता देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन आता है, या कभी भी dx और ये समझ लो x रेज टू n dx का अगर इंटीग्रेशन कभी भी आएगा, तो इट विल ऑलवेज बी दिस x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है, प्लस c, इस तरीके से आएगा। तो अगर तुम इसकी बात करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे t रेज टू माइनस टू है, तो t रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, प्लस c आ जाएगा टोटल। तो अगर तुम देखो ये क्या आएगा, t रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे, मैं इधर कंटिन्यू करूंगा, ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। मैं इसको यहां मिटा देता हूं, ठीक है जी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ln vp इक्वल्स टू माइनस डेल्टा h वेपराइजेशन अपॉन r इंटू वन बाय टी प्लस सी, ठीक है जी, आर बी क्लियर। ये इससे आ चुका है, ठीक है। अब अगर तुम इसमें इंस्टेड ऑफ वीपी ln वीपी का और इंस्टेड ऑफ टी वन बाय टी का ग्राफ प्लॉट करो, तो तुम देख रहे हो कि दैट दिस इज अ कांस्टेंट। लेट्स से x एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे ln वीपी है, तो इसको y रख दिया, ये कांस्टेंट है तो इसको मैं m रख रहा हूं, और ये वन बाय टी क्या है, x एक्सिस पे, तो इसको x रखा जा सकता है प्लस c। तो कैन यू सी दैट दिस इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो वी कैन से दैट द ग्राफ फॉर दिस विल बी, और इसका m, दिस इज द स्लोप, ये पता होगा सबको, दिस इज द स्लोप। यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि डेल्टा एच वेपराइजेशन तो समझ में आ गया, लेकिन इसका साइन क्या होगा, क्योंकि हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच व्हेन इट इज एंडोथर्मिक इट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा, आर भी पॉजिटिव होता है, ये और ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हुई, इसका नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, द स्लोप इज नेगेटिव। इस केस में द ग्राफ विल बी समवॉट ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है। तो ये वाला, ये जो आएगा उसके बाद इसको बना लेना, क्लियर है, आर बी क्लियर, गुड। लेट्स इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे अभी मिटा देते, कुछ चीजें मिटा देते हैं, ये x डू दिस, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ लेट्स से कि
हमने एट टेम्परेचर T1, ठीक है, लेट्स से टेम्परेचर T1 है, तो यहाँ पे क्या होगा ln Vp, लेट्स से उस पे Vp जो है ln T1 पे Vp जो है वो P1 है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग Vp आई एम राइटिंग P1, तो यहाँ पे लेट्स से, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इधर ये आ जाएगी। अच्छा 1/T1 है और ये वैल्यू क्या है 1/T2, ठीक है। तो एट इस केस में क्या होगा, मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिख सकता हूँ, ln P1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R इंटू 1/T1। अच्छा एट टेम्परेचर T2, लेट्स से Vp जो आ रहा है इस केस में वो क्या आ जाएगा P2, तो क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, ln P2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R इंटू 1/T2, ठीक है जी। बस अब और कुछ नहीं करना हमको, ये सारा मिटा रहा हूं भाई, इन दोनों को, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को माइनस कर दो, लेट्स से ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, इसको भी मिटा रहा हूं अभी, ठीक। तो 2 - 1 क्या हो जाएगी, ln P2 माइनस ln P1 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H वेपराइजेशन अपॉन R, मैं ये कौन बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ ln P2 अपॉन P1 इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H अपॉन R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है। इसको माइनस को साइन अंदर लेके 1/T1 माइनस 1/T2 भी कर सकते हो, जिस तरीके से तुम्हें याद रखनी है रख लो। और अगर मैं इसको ln की जगह log में कर दूं तो क्या जाएगा भाई, ln x इक्वल्स टू 2.303 log x, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 2.303 log P2 अपॉन P1, और ये तो पूरी की पूरी ऐसी रहेगी, तो पूरा पूरा ऐसे रहेगा अपॉन R हो जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। तो बस क्या करना है मेरे को, अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो क्या आएगा, आई कैन राइट इट लाइक दिस, ये तुम्हें याद रखना है। और मैंने तुम्हें बता दिया ये Kp Kc वेपर प्रेशर, Ka Kb Ksp Kh और Kw, ये 8 क्वांटिटीज के लिए ये वाली इक्वेशन एप्लीकेबल होगी, ठीक है जी। आर बी क्लियर? तो यहाँ पे दोनों फैक्टर तुम्हारे कंप्लीट होते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, यहाँ पे है, ठीक है, इसको मिटाता हूँ मैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। नहीं समझ में आया होगा तो भाई पिंग करना, सिंपल था ये, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, एग्जांपल लेते हैं इसका। ये क्या कह रहा है, कहता है कि अच्छा लेट्स डू दिस, एक कंटेनर है, ठीक है, वॉल्यूम इसका 82 लीटर्स है, ठीक। टेम्परेचर यहाँ पे जो है वो इस कंटेनर का टेम्परेचर 300 केल्विन है, ठीक है। और ओके, तो अब क्वेश्चन पढ़ देते क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O, calculate the amount of H2O required to saturate a vessel of volume 82 liter, a vessel of volume 82 liters at temperature at 300 Kelvin, at 300 Kelvin. Vapor pressure of water at 300 Kelvin is 38 torr, ठीक है। तो प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोल रहा हूं, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस टेम्परेचर इज 38 टॉर। तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं भाई टॉर का क्या मतलब होता है। टॉर का मतलब हुआ 1 टॉर इज इक्वल्स टू 1 mm ऑफ Hg, ठीक है, 1 mm ऑफ Hg। और अगर हम इसको देखें 1 mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है, इसको लिख सकते हैं 1/760 एटमॉस्फेयर,
ठीक है, ये तुम्हारे कन्वर्जन का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुमको। तो हालांकि अभी किस में कन्वर्ट करना है किस में नहीं करना उसकी बात छोड़ो, ये तुम्हें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको समझते हैं। जब ये कह रहा है सैचुरेट करना है, सैचुरेट करने का मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे मान लो मैं इसमें वाटर डालता रहूं और इस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो वेपराइज होता रहे, तो क्या हमेशा मतलब मैं कितना भी अमाउंट ऑफ वाटर इसमें डाल दूंगा तो क्या वो सारा का सारा वेपर में चला जाएगा? नहीं, एक पॉइंट आएगा। मतलब जैसे मान लो मैंने इसमें 1 ग्राम डाला, 1 ग्राम डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 ग्राम डालने पे ये इवेपोरेट हो जाएगा पूरा का पूरा। मान लो ऐसा होता है। 2 ग्राम डालने पे भी इवेपोरेट हो गया, 3 ग्राम डालने पे भी इवेपोरेट हो गया। लेट्स से 5 ग्राम मैंने डाले तब जाके पूरा का पूरा इवेपोरेट हुआ। और अगर मैंने 5 ग्राम से थोड़ा सा भी ज्यादा डाला तो मुझे वाटर की यहाँ पे कुछ बूंदे दिखने लगी। क्लियर होगी बात? तो कहने का क्या मतलब है कि वेपर्स है जो वाटर के वो फॉर्म होते रहे, ठीक, और जब उन्होंने जितना उस वॉल्यूम के अंदर वेपर्स आ सकते थे वाटर के वो आ गए, ठीक। उसके बाद अगर मैंने और उसमें इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, और इंट्रोड्यूस किया वाटर वेपर्स, तो वो कंडेंस होने लगे। क्लियर होगी बात? देन देयर वाज वाटर वेपर्स एंड लिक्विड वाटर देयर, दोनों चीजें थी। तो जब ये कह रहा है अमाउंट ऑफ H2O रिक्वायर्ड टू सैचुरेट दिस मच वॉल्यूम एट दिस टेम्परेचर, सॉरी एट दिस टेम्परेचर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वेपर्स हैं, ठीक है। मिनिमम भाई अमाउंट पूछ रहे हैं कि उसको सैचुरेट करना है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अगर इस अमाउंट से मैं ज्यादा रखता हूं तो बाकी जो, इसको इस तरीके से समझो यार, थोड़ा सा समझाने में क्लैरिटी नहीं आ रही है। जैसे मान लो कुछ x ग्राम्स इसमें हमने डाले, वो सारे के सारे x ग्राम्स वेपराइज हो गए। एक पॉइंट पे आके जो मैक्सिमम वेपराइजेशन होना था हो गया। उसके बाद अगर तुम और भी ज्यादा पानी डालोगे या वेपर्स डालोगे तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेपर से ज्यादा वेपर आएंगे नहीं। दैट मीन्स देयर इज अ लिमिट टू दोज वेपर्स विच आर फॉर्मिंग इनसाइड दैट सिलेंडर। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि कितना वेपर या कितना वाटर हम डालें कि बस वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स फॉर्म कर दे और उसमें लिक्विड फॉर्म ना हो। क्योंकि अगर तुम लिक्विड फॉर्म करते हो तो मान लो 5 ग्राम डालने पे वो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तुम 6 ग्राम डालोगे तो वेपर उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 5 ग्राम तो वेपराइज हो जाएगा और जो 1 ग्राम बचा है वो नीचे वाटर के जैसे रहेगा। तुम 10 ग्राम डालोगे तो 5 ग्राम तो वेपराइज हो जाएगा, 5 ग्राम एज वाटर ही रहेगा। तो वो ये पूछना चाहता है कि जब तक वाटर नहीं बन रहा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स विदाउट वाटर, वो हमको कैलकुलेट करना है। गॉट इट? ठीक है जी। अब ये कह रहा है कि इस टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेपर्स इसमें है उनका प्रेशर ये है, ठीक है, 38 टॉर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यूं समझो कि हमने देखा था कि वाटर या जो भी लिक्विड है वो इवेपोरेट होता है। एक पॉइंट आता है जब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट लिक्विड इज इन द वेपर स्टेट, उसके बाद तुम और कितना भी डाल लो उससे ज्यादा वेपर्स नहीं आ सकते। तो उस पॉइंट पे जो वेपर्स का प्रेशर होता है दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तो यहां पर मान लो हमने x ग्राम्स डाले हैं, ठीक है, या w ग्राम्स डाले हैं, ठीक है, w ग्राम्स ऑफ H2O हमने डाला है और वो सारा का सारा वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो w ग्राम हमने डाला है इसका प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी 38 टॉर। क्लियर होगी बात? दैट मींस प्रेशर इक्वल्स टू 38, प्रेशर ऑफ द वेपर्स इज 38 टॉर या 38 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसको करके देखोगे तो 1/20 आ जाएगा। ठीक, वॉल्यूम कितनी है इसमें? 82 लीटर्स। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन। आर हमारा क्या होगा इसमें, क्योंकि लीटर और एटमॉस्फेयर में है तो 0.0821 नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे दिया है, इसके अकॉर्डिंग इतना लेगा। ठीक है, तो तुम देख रहे हो क्योंकि यहाँ पे कोई लिक्विड नहीं है, पूरी की पूरी वॉल्यूम जो है वो वेपर्स के लिए अवेलेबल है। दैट मीन्स वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन। तो PV इक्वल्स टू nRT। तो P क्या है यहाँ पे 1/20 इंटू V क्या है 82 इक्वल्स टू N। N यहाँ पे क्या है? वाटर है ना,
सब्सटेंस वाटर है और हमने उसमें W ग्राम्स लिए तो W/18 इतने मोल्स हो जाएंगे, n इज द मोल्स इनटू n आर द मोल्स, और R क्या है यहाँ पे 0.082 इंटू 300। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू 82 इंटू 18 अपॉन 0.082 इंटू 300। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको काटेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, 1000 आएगा कि नहीं, इसको 3 लेके आना पड़ेगा, तो 1 2 3 ये कट गया, ये कितना आएगा 3 और 2 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 18/6, 18/6 कितना आ गया 3 ग्राम्स। तो मिनिमम हमको 3 ग्राम डालना पड़ेगा ताकि वो पूरा का पूरा वेपराइज हो जाए और जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर उस टेम्परेचर पे हो सकता था वो आ जाए। ठीक है, हम 3 की जगह 4 डालेंगे ना तो भी सिर्फ 3 ग्राम ही उसमें से इवेपोरेट होगा, 1 ग्राम रह जाएगा नीचे, और वेपर प्रेशर भी 38 टॉर रहेगा। तो जब ये कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2O, ठीक, तो हम जो मिनिमम अमाउंट है जिसको डालने पे ये कंडीशन पूरी हो जाएगी हम उसकी बात करेंगे, हम उससे ज्यादा के लिए। ठीक है, तो आंसर तो 4 5 10 भी हो सकता है लेकिन मिनिमम हमें जानना है। आई थिंक दिस क्वेश्चन मेक्स इट क्लियर। ठीक है, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। इसमें कुछ छूटा तो नहीं। ठीक है, इसी वाले क्वेश्चन में इस बार मैंने क्या किया, 5 ग्राम ऑफ वाटर डाल दिया। आई पुट 5 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो 5 ग्राम ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस वेसल, 5 grams of water is introduced in this vessel which was evacuated, which was under vacuum initially, मतलब शुरुआत में जब हमने वाटर इंट्रोड्यूस किया तो उस वक्त उसमें अंदर वैक्यूम था, कोई और गैस नहीं थी। ठीक है, देन परसेंट ऑफ वाटर विच विल वेपराइज, देन परसेंट ऑफ वाटर विच विल वेपराइज, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो अगर मैंने 5 ग्राम डाला, ठीक है, इस तरीके से देखते हैं इसको, लेट्स से हमने बिल्कुल शुरुआत में 5 ग्राम डाल दिया और बाद में हमारे पास बचा x ग्राम्स। ठीक है, तो इसका मतलब 5 माइनस x ग्राम क्या कर गया होगा, इवेपोरेट कर गया होगा। अच्छा, जब हमने कहा कि मैक्सिमम मिनिमम वाटर विच नीड्स टू बी पुट इनटू द वेसल in these conditions so that it saturates the volume, the whole volume of the container, तो वो 3 ग्राम आया था। अब मैंने उसके बाद भी कहा अगर 4 ग्राम डालूंगा तो उसमें से भी 3 ग्राम ही ऊपर जाएगा, बाकी 1 ग्राम रह जाएगा। तो 5 अगर डालूंगा तो उसमें क्या होगा, इसमें से भी 3, 5 minus x will be equal to 3 only, तो x equal to 2 ग्राम। इसमें से भी 3 ग्राम ही ऊपर जाएगा, 2 ग्राम रह जाएगा। क्लियर होगी बात। तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ, क्या पूछा था इसने, परसेंटेज ऑफ वाटर विच विल वेपराइज, जो वेपराइज हो जाएगी वो परसेंटेज क्या होगी, तो परसेंटेज ऑफ H2O वेपराइज्ड कितना होगा 3 तो जो वेपराइज होगी 5 इंटू 100 दिस 60%। सिंपल है ना। ठीक है, अगर मान लो ये हाइट को पूछ रहा होता, मान लो ये कहता कि ये हाइट h1 है और ये वाली हाइट जो है वो h2 है। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम को कैसे, इसके मास को मैं कैसे कैलकुलेट करता, h1 इंटू a। पहली बात तो ये है h1 और h2 में h1 विल बी हायर देन h2, हाई ना, क्यों, क्योंकि मास इसमें वाटर का ज्यादा था और इस केस में कम था। ये क्लियर है। ठीक है जी, तो मास की अगर मैं बात करूं तो मास क्या होगा इसका, वॉल्यूम h1 इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इंटू इसकी डेंसिटी, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इक्वल्स टू मास। ये किसका हो गया, ये 5 ग्राम से इक्वल हो गया। ठीक है, h2 इंटू सेम एरिया A इंटू डेंसिटी रो इक्वल्स टू 2 ग्राम्स। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कट गया, ये भी कट गया, तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 5/, सिंपल इनफ। ठीक है जी, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि
जब इक्विलिब्रियम, ये समझ लो कि हमने वेपर डाले, सॉरी वाटर डाला, तो एक कंडीशन ये आ सकती है जिसमें सिर्फ पूरा का पूरा इवेपोरेट हो जाए, लेकिन एक पॉइंट आएगा जिसके बाद जो मैक्सिमम वेपर्स हो सकते थे उस वॉल्यूम के अंदर वो आ चुके होंगे। उसके बाद अगर तुम फर्दर H2O उसमें इंट्रोड्यूस करोगे या फर्दर लिक्विड उसमें इंट्रोड्यूस करोगे, तो दैट विल ऑलवेज रिमेन एज लिक्विड, एक्स्ट्रा विल ऑलवेज रिमेन एज लिक्विड, एंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ there will be an equilibrium between this liquid and its vapors. Got it? Okay, so I think we are done over here. Cool. ठीक है।